ये टॉपिक है बोहर एटॉमिक मॉडल। और ये किसने पेश किया? ये पेश किया था नील बोहर ने 1913 में। और ये है क्या? ये एक एटॉमिक मॉडल है जो कि मॉडिफिकेशन है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की। नील बोहर ने 1913 को जो है वो अपना एटॉमिक मॉडल या एटॉमिक थ्योरी एक पेश की। और ये मॉडिफिकेशन थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की। और उसमें मौजूद डिफेक्ट को जो है वो दूर करने की कोशिश की गई थी। और ये बेस कर रहा था क्वांटम थ्योरी पे। वो क्वांटम थ्योरी जो मैक्स प्लैंक ने 1900 में पेश। और क्वांटम थ्योरी क्या थी कि जो लाइट है वो एनर्जी पैकेट्स है, और हर एक एनर्जी पैकेट क्वांटम कहलाता है। और जो एनर्जी पैकेट्स हैं वो एक खास एनर्जी जो है वो कैरी करते हैं। ये थी क्वांटम थ्योरी जो कि मैक्स प्लैंक ने 1900 में पेश की। मैक्स प्लैंक जो था वो एक जर्मन जो है वो साइंटिस्ट था जिसे नोबेल प्राइज भी मिला। नील बोहर ने चूंकि रदरफोर्ड मॉडल को ही मॉडिफाई किया था, तो इसके जो है वो पोस्टुलेट्स वो रदरफोर्ड से ही मिलते जुलते थे। बोहर के मुताबिक जो एटम है वो इस तरह दिखता था कुछ। और इसके पासवर्ड क्या थे कि सबसे पहला पासवर्ड है डेफिनेट सर्कुलर पाथ या ऑर्बिट्स। और इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करते हैं इन डेफिनेट सर्कुलर पाथ, जिनको हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक खास रास्तों में ही मूव करते हैं। वो जो है वो उन रास्तों के अलावा कहीं मूव नहीं कर सकते। और वो खास रास्ते जो हैं वो ऑर्बिट्स कहलाते हैं। वजह से ये खास रास्ता बनाया गया है कि ये एक ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, या ये है दूसरा शेल, या ये भी एक ऑर्बिट है। और ये खास रास्ता है जो कि सर्कुलर जो है इन नेचर है, सर्कुलर जो है पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। ये उसका पहला पोस्टुलेट था। और वो डेफिनेट थे, डेफिनेट सर्कुलर पाथ, यानी कि इन पाथ्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव नहीं कर सकता। सिर्फ इलेक्ट्रॉन इन पास या इन रास्तों के अंदर ही मूव कर पाएगा। ये था पहला जो है वो पोस्टुलेट कि इन ऑर्बिट्स के अलावा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व नहीं करता, मूव नहीं करता। वो सिर्फ इन जो डेफिनेट सर्कुलर पाथ्स हैं इनके अंदर ही मूव करेगा या रिवॉल्व करेगा। सेकंड पोस्टुलेट है ऑर्बिट्स है Second postulate है orbits are associated with the definite energy, also called energy levels और energy shells। अब इसका मतलब है कि जितने भी ऑर्बिट्स हैं उन सब की अपनी खास एनर्जी होगी, और वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी के मुताबिक वहां रहेगा और वहां रिवॉल्व करेगा। यानी कि एक एक शेल या ऑर्बिट जो है वो एक खास एनर्जी रखेगा, और उसकी एक डिस्क्रीट वैल्यू होगी एनर्जी की जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। यानी कि के की एनर्जी डिफरेंट होगी, एल की एनर्जी डिफरेंट होगी, और एम की एनर्जी डिफरेंट होगी। और जो इलेक्ट्रॉन इनके अंदर मूव कर रहे होंगे या रिवॉल्व कर रहे होंगे उनकी एनर्जीज जो हैं वो शेल के मुताबिक ही होंगी। उनकी एनर्जी शेल से डिफरेंट नहीं हो सकती। और ऐसी ऑर्बिट्स को कहते हैं एनर्जी लेवल्स या एनर्जी शेल्स, क्योंकि उनकी एक खास एनर्जी है और हर शेल जो है वो एसोसिएटेड है विद अ स्पेसिफिक एनर्जी वैल्यू। जो थर्ड पोस्टुलेट था वो क्या था कि इलेक्ट्रॉन नाइदर लूज और गेन एनर्जी इन अ स्पेसिफिक शेल। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब तक एक खास एनर्जी शेल में या एनर्जी लेवल में या ऑर्बिट में मौजूद है तब तक वो ना तो एनर्जी लूज करेगा ना ही एनर्जी गेन करेगा। यानी कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वही होगी जो
इस शेल की है और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें मूव करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा, ना एनर्जी वो लूज करेगा ना एनर्जी गेन करेगा, वो उस शेल में मूव कर रहा है बिना किसी एनर्जी की लेन देन के। ये उसका थर्ड जो है वो पोस्टुलेट था कि एक शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लूज गेन नहीं करता। जो फोर्थ है पोस्टुलेट, उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी एक जो है वो बात समझ लें कि ये क्या चीज है। जो एनर्जी शेल न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जो हल्का सा परे होगा उसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी, और जो और परे होगा उसकी एनर्जी और ज्यादा होगी। यानी कि न्यूक्लियस के पास जो शेल है उसकी एनर्जी कम है, उससे बाहर है उसकी एनर्जी ज्यादा है, उससे बाहर है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, और अगर इसके बाहर भी कोई शेल होता तो उसकी एनर्जी और ज्यादा होती। यानी कि अगर हम इसके साथ एक एनर्जी की वैल्यू लिखें तो सपोज करते हैं ये है E1, ये है E2 और ये है E3, और अगर इसके बाहर भी कोई होता तो वहां लिखते हम E4। यानी कि E1 कम है E2 से, E2 कम है E3 से, और ऐसी एनर्जी बढ़ रही है जब हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं। ये आपने एक बात जो है वो याद रखनी है कि न्यूक्लियस के पास जो शेल होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जो उससे हल्का सा परे होगा या बाहर होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जो सबसे बाहर होगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। पोस्टुलेट है डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H न्यू। एक इक्वेशन है, एक एक्सप्रेशन है, और इसका जो है वो बैकग्राउंड क्या है। हमने कहा थर्ड पोस्टुलेट में कि इलेक्ट्रॉन एक शेल में अगर मौजूद रहेगा या रिवॉल्व करता रहेगा तो ना वो एनर्जी गेन करेगा और ना ही एनर्जी लूज करेगा। लेकिन अगर बिलफर्ड्स इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज या गेन करता है तो कैसे करता है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास इलेक्ट्रॉन था के शेल में जिसकी एनर्जी सबसे कम है, उसको ख्वाहिश हुई कि वो बाहर जो है वो दूसरे शेल में जाए या एल शेल में जाए। तो आपको पता है कि के शेल की जो एनर्जी है वो कम है और एल शेल की एनर्जी ज्यादा है। तो क्या होगा कि कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी में जाने के लिए आपको थोड़ी सी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी ताकि उस शेल के लेवल पे आ जाए। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा और बाहर वाले शेल में पहुंच जाएगा या ऊंचे शेल में एल शेल में पहुंच जाएगा। मिसाल के तौर पर के शेल की एनर्जी थी 2 और एल शेल की थी 4। तो क्या होगा कि 2 एनर्जी उसकी पहली है, 2 उसने एब्जॉर्ब की और इस शेल को कंपनसेट करने के लिए 4 एनर्जी उसने हासिल करनी ही थी। तो उसने 2 कहीं से एब्जॉर्ब करके 4 जो है वो हासिल करके दूसरे शेल में पहुंच गया। यानी कि उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की तो बाहर वाले हाई लेवल जो है शेल में पहुंचा। तो ये इक्वेशन इसको जाहिर करती है कि एनर्जी की लेन देन कैसे होगी। और अगर यही इलेक्ट्रॉन वापस जाना चाहे तो क्या होगा कि वो एनर्जी लूज करेगा और वापस 2 पे आएगा और वापस अपने शेल में पहुंच जाएगा। इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H न्यू। अब डेल्टा क्या कहता है, डेल्टा है चेंज इन एनर्जी। E2 क्या है, जो एनर्जी हायर है, और हायर किसकी है, बाहर वाले शेल की, और E1 क्या है, अंदर वाला शेल।
यानी कि अंदर वाला मतलब न्यूक्लियस के पास शेल और बाहर वाला मतलब न्यूक्लियस से थोड़ा दूर शेल, इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या है? न्यू है फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की, या जो एनर्जी वो खारिज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। और एनर्जी किस सूरत में एब्जॉर्ब कर सकता है? हीट की सूरत में, या फिर आप कह लें जो है कोई रेडिएशन, कोई ऐसी जो है लाइट उस पर हम फेंकें जिससे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करे और वो बाहरी वाले शेल में पहुंच जाए, या एनर्जी लूज करेगा तो वो लाइट की सूरत में करेगा तो वो वापस अंदर अपने ओरिजिनल शेल में आ जाएगा। तो न्यू है रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है कि एक जो सरफेस है उसमें कितनी जो है वो वेवलेंथ्स रेडिएशन की पास हो रही है। जैसे ये आपके पास एक सरफेस है, ये व्हाइट बोर्ड है और ये एक सरफेस है और एक इसका अपना खास एरिया है, इसमें से कितनी जो है वो वेवलेंथ पास हो रही है किसी खास रेडिएशन की। अब वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ है कि जो लाइट है वो मूव करती है एक स्ट्रेट पाथ में, और एक स्ट्रेट पाथ में जब मूव करती है तो एक उसका क्रस्ट बनता है, एक उसका ट्रफ बनता है। वेव की सूरत में मूव करती है, वेव या लहर। और लहर आपको पता है एक ऐसे ऊपर होती है उसका एक पार्ट, और एक होता है उसके नीचे पार्ट ओरिजिनल जो है वो पोजीशन से या लाइन से। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं क्रस्ट, और जो नीचे वाला होता है उसको कहते हैं ट्रफ। और एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके बनाते हैं एक वेवलेंथ, जिसको जाहिर करते हैं लैम्डा के साथ। अब जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है कि नंबर ऑफ वेवलेंथ पासिंग थ्रू अ सरफेस और अ एरिया इन अ सेकंड। एक सेकंड में इस बोर्ड में से कितनी वेवलेंथ जो है वो पास हो रही है वो कहलाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? हो गया न्यू, या उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। अब एज क्या है? एज है प्लैंक्स कांस्टेंट। चूंकि बोहर ने क्वांटम थ्योरी जो है वो जो कि प्लैंक्स ने पेश की थी वो इस्तेमाल की थी, और उस थ्योरी में जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट भी शामिल है, तो उसने अपनी एक्सप्रेशन में जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट को भी शामिल कर लिया। और प्लैंक्स कांस्टेंट किसके इक्वल है? 6.625 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकंड। यानी कि जो एनर्जी चेंज आएगा वो इक्वल होगा प्रोडक्ट के फ्रीक्वेंसी के और प्लैंक्स कांस्टेंट के, और वो एनर्जी जो है वो एसोसिएटेड होगी एच न्यू के, प्लैंक्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी के। जो पांचवा पोस्टुलेट है वो है एंगुलर मोमेंटम के जो है वो बारे में। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आपने लीनियर मोमेंटम तो शायद पढ़ा हो कि एक अगर कोई चीज जो है वो मूव कर रही है हैविंग अ मास m एंड वेलोसिटी v, तो इसका लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या होगा? इसके मास और वेलोसिटी का फासले ज़रब या प्रोडक्ट m मल्टीप्लाई बाय v। और जो एंगुलर मोमेंटम है वो है एंगल से मूव करने का मोमेंटम, या आप कह लें कि एक खास सर्कल में मूव करने का जो है वो मोमेंटम। और ये लीनियर नहीं होगा, ये सर्कल में होगा। और यहां सिर्फ एक चीज जो है वो ऐड करेंगे, वो होगी रेडियस। यानी कि आपके पास एम वी तो वैसे ही आएगा, लेकिन आप इसके अंदर एक चीज ऐड कर लेंगे, वो होगा रेडियस। उस पाथ का रेडियस जिसमें वो चीज मूव कर रही है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको पता है वो खास शेल्स में मूव करते हैं और उनका अपना एक रेडियस होता है, और एम और वी वही है मास और वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बोहर के मुताबिक
उन्हीं ऑर्बिट्स में, उन्हीं पाथ्स में मूव कर सकते हैं जिनका एक खास एंगुलर मोमेंटम होगा। और वो खास एंगुलर मोमेंटम कौन सा होगा? h/2 यानी h/2 तो एक खास जो है वो ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम आ गया, और साथ लगा हुआ है n फॉर नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब ऑर्बिट का नंबर कौन सा है? k को नंबर असाइन किया गया है 1, l को 2, m को 3, और इस तरह ये आगे बढ़ते जाएंगे 4, 5, 6। और ये आप देखें कि h/2 जो है वो k का होगा एंगुलर मोमेंटम, और l का क्या होगा? 2h/2, और इस तरह ये 3h/2, यानी कि आपके पास जो है वो मल्टीपल आ रहे हैं h/2 के। तो बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे ऐसे पाथ्स में जो कि मल्टीपल होगा एंगुलर मोमेंटम के, और एंगुलर मोमेंटम क्या है? h/2, और h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और पाई क्या है? पाई जो है उसकी वैल्यू है पाई इज इक्वल टू 3.14, ये है वैल्यू पाई की। यानी बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स उन ही पाथ्स में मूव कर सकेंगे या कर सकते हैं कि जिनका एंगुलर मोमेंटम वैल्यू जो है वो बराबर होगी nh/2, और जो n है वैल्यू है वो 1 से ऑनवर्ड जो है वो हो सकती है होल नंबर में 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह। और इस पोस्टुलेट का दूसरा मतलब ये निकलता है कि जो वैल्यूज हैं एंगुलर मोमेंटम की वो क्वांटाइज्ड हैं। क्वांटाइज्ड मीन यानी कि रिलेटेड टू द क्वांटम, यानी जो वैल्यूज हैं एंगुलर मोमेंटम की वो डिस्क्रीट हैं, डेफिनेट हैं किसी खास ऑर्बिट की या एनर्जी शेल की। तो बोहर के मुताबिक एक खास ऑर्बिट या एनर्जी शेल या एनर्जी लेवल की जो एंगुलर मोमेंटम वैल्यूज हैं वो क्वांटाइज्ड हैं, यानी कि आप कह लें कि कांस्टेंट हैं। जो 6th पोस्टुलेट है बोहर एटॉमिक मॉडल का वो है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बैलेंस्ड होगी बाय द न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन पे एक ही वक्त में दो जो है फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स है आउटवर्ड और एक फोर्स है इनवर्ड। फोर्स है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो इनवर्ड है वो है अट्रैक्शन। किसकी अट्रैक्शन? न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इसका मतलब है कि दोनों जब फोर्सेस एक ही वक्त में अमल करेंगी तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ना तो न्यूक्लियस में गिरेगा और ना ही जो है वो एटम से बाहर निकलेगा, तो अपने मदार में या अपने पाथ में, अपने ऑर्बिट में मूव करता रहेगा। तो बोहर ने क्या कहा? बोहर ने कहा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है एक इलेक्ट्रॉन की जो कि मूव कर रहा है एक खास पाथ में एनर्जी शेल में या एनर्जी लेवल में, वो बैलेंस है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन से।